हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? मैं आशा करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आंसर जो कि तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड ऑफ एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको 5 मार्क्स में भी एज अ शॉर्ट आंसर पूछा गया है कई बार, और इसको इसके रेमेडियल मेजर्स के साथ 10 मार्क्स में भी पूछा गया है। तो अभी तो हम देखेंगे कि व्हाट इज़ पॉवर्टी एंड व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ पॉवर्टी, लेकिन ये आंसर को रेमेडियल मेजर्स के साथ 10 मार्क्स में भी पूछा गया है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट अस स्टार्ट व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। तो अगर आप सीधे सीधे लफ्ज़ों में कहो, अगर आप सीधे सीधे वर्ड्स में कहो कि पॉवर्टी क्या है, तो पॉवर्टी का मतलब है गरीबी, ठीक है। लेकिन अगर आप थोड़ा डिटेल में और अच्छी तरह से या फिर विस्तार में अगर आप कहोगे कि पॉवर्टी क्या है, तो पॉवर्टी का मतलब है कि एक ऐसी सिचुएशन जिसमें लोग ये हालत में रहते हैं कि उनको 3 टाइम खाने के लिए फूड अवेलेबल नहीं होता है, नॉट इवन 1 टाइम समटाइम्स, और ना उनको रहने के लिए घर अवेलेबल होता है और ना पहनने के लिए कपड़े होते हैं। एक ही जोड़े कपड़े पर, एक ही सेट ऑफ क्लॉथ्स के ऊपर वो उनकी ज़िंदगी बिताते हैं और बहुत तकलीफ़ों में अपनी ज़िंदगी को गुजारते हैं, क्योंकि उनके पास कमाने के लिए कोई सोर्स नहीं होता। दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ इनकम, दोज हु आर लिविंग इन अ कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। अगर आप पॉवर्टी को एक प्रॉपर डेफिनेशन में कहना चाहते हो तो उसको इस तरीके से कहा जा सकता है कि इट इज़ अ सर्टेन सेक्शन ऑफ पीपल इन अ एरिया who doesn't get basic requirements of life. Such a people are considered as people living in poverty. राइट? तो यहाँ पर पॉवर्टी की जो सिचुएशन है, इसका रिस्पॉन्सिबल या इसकी रिस्पॉन्सिबल आपको सीधा सीधा आपकी जॉब है। अगर आप जॉब नहीं करते हो, आपके पास कोई स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, एजुकेशन नहीं है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, या फिर आपको जॉब के लिए आपको जब जाओगे तो जॉब से जो आपको एक्सपेक्ट किया जाता है जॉब पर, इफ़ यू आर अनएबल टू फुलफिल देयर रिक्वायरमेंट, तो आपको जो सिचुएशन हैंडल करनी पड़ेगी वो पॉवर्टी की ही है। अगर आप हमारे देश में जिस तरह से महंगाई बढ़ती जा रही है, उसको अगर नज़र में रखते हुए अगर ये कहोगे कि कोई इंडिविजुअल, कोई आदमी, अगर उसकी सैलरी या उसकी इनकम अगर कम है और अगर वो पुअर है, अगर आप कहोगे, तो आप गलत नहीं होगे। बिकॉज इवन लो इनकम पीपल इन इंडिया आर कंसिडर्ड एज अ पीपल लिविंग इन पॉवर्टी। तो जैसा कि आप आपके स्क्रीन पर देख रहे हो कि हमारे इंडिया में जितने स्टेट्स हैं और वो स्टेट्स के अकॉर्डिंग टू किस लेवल की परसेंटेज में पॉपुलेशन स्प्रेड हुई है, तो ये एक बहुत प्रॉब्लमैटिक और ये एक बहुत सीरियस इशू है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ आवर इंडिया। क्योंकि जितने लेवल पर पॉवर्टी स्प्रेड होगी, वो लेवल पर हमारी डेवलपमेंट रुक जाएगी। तो पॉवर्टी जब कम होगी तभी तो हम हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के बारे में, उन्नति के बारे में, प्रोग्रेस के बारे में सोच पाएंगे। ये जो डेटा शेयर किया गया है अभी, दिस बिलोंग्स टू 2015 एंड 16, नया डेटा नहीं है, बट न्यू डेटा आई विल शेयर विथ यू व्हेन एक्चुअली दिस आंसर इज कंप्लीटेड टोटली, ताकि आपको मालूम हो कि पहले हम कहाँ थे और आज कहाँ पर ठहरे हैं। सो जस्ट लुक इनटू इट। First cause in the causes of poverty is lack of good jobs and jobs growth. यहाँ पर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में कई लोग ऐसे हैं जिनको जो इनकम दी जाती है दैट इज़ वेरी लो। अगर लो इनकम दी जाएगी तो उनके घर किस तरीके से चलेंगे, उनके एक्सपेंसेस किस तरीके से मैनेज होंगे,
उनके रोज़मर्रा के जो एक्सपेंसेस होंगे वो किस तरीके से सेटिस्फाई कर पाएंगे, फुलफ़िल कर पाएंगे, या अगर कोई बीमार हो जाए तो किस तरीके से वो एक्सपेंडिचर को कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर सीधा-सीधा रीज़न ये है कि यहाँ पे जो जॉब करने वाले हैं, जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं हैं या जिसके पास स्किल नहीं है, टैलेंट नहीं है, एबिलिटी नहीं है, वो लोग कम इनकम कमा रहे हैं, लो सैलरी अर्न कर रहे हैं, एंड बिकॉज़ ऑफ व्हिच दे आर गेटिंग लेस अमाउंट ऑफ इनकम ऑल्सो। तो यहाँ पर बोलने वाली बात ये है कि आपको अगर अच्छे जॉब मिलेंगे, अच्छे पे करने वाले सैलरीज़ वाले जॉब मिलेंगे, तभी तो आपकी इनकम इम्प्रूव होगी, और जब इनकम इम्प्रूव होगी तो ऑटोमैटिकली आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और आप पॉवर्टी के बाहर आओगे ऑटोमैटिकली। सो यहाँ पे एक बात ये भी है कि पॉपुलेशन जिस तरीके से बढ़ रही है, उसके हिसाब से हमको वैकेंसीज़ जो हैं वो क्रिएट नहीं हो पा रही हैं, एंड इट इज़ लाइक अपॉर्चुनिटीज़ और वैकेंसीज़ आर लेस एंड द डिमांड टू फुलफिल दिस वैकेंसीज़ आर मोर। तो यहाँ पर ये इशू देखने को मिली है। दूसरी बात ये है कि भारत जैसे प्रगतिशील देश में, डेवलपिंग कंट्री में, यहाँ पर मैन पावर तो बहुत ज़्यादा है, लेबरर्स तो बहुत लोग मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सर्विसेज को सही तरीके से रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता। अगर कोई सर्विस अच्छा दे रहा हो तो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन एंड एप्रिसिएशन वाली पॉलिसी बहुत लो या कम दिखाई देती है। प्रेजेंटली इंडिया में मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को ही अच्छी सैलरी वाली जॉब्स प्रोवाइड की जा रही है। अगर आप एजुकेटेड हो, टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो, तभी आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब मिलेगी। अगर आप एजुकेशन बैकग्राउंड से नहीं हो, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हो, तो आपको अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिल रही है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ वरीइंग पिक्चर। वरीइंग पिक्चर इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर सीनियरिटी, एक्सपीरियंस, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं रहा। अब अगर आप एजुकेटेड हो तो ही आपको, या टैलेंटेड हो, स्किलफुल हो, तो ही आपको सैलरी बढ़कर दी जाएगी। सो दिस इज़ अगेन अ वरीइंग पिक्चर। तो इसके साथ साथ एक और सिचुएशन जो हमारे इंडिया में देखने को मिल रही है, और वो है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये वो तरह की अनएम्प्लॉयमेंट है जहाँ पर स्टूडेंट्स एजुकेशन तो ले पा रहे हैं, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद उनके पास इतनी एबिलिटी नहीं रही है, क्वालिटी नहीं रह रही है, दे आर अनएबल टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट्स एंड दे आर अनएबल टू फेस द इंटरव्यूज़, जिसकी वजह से भी कई घरों में पॉवर्टी की सिचुएशन देखी जा रही है। सेकेंड कॉज ऑफ पॉवर्टी है लैक ऑफ गुड एजुकेशन। इफ़ अ पर्सन इज़ नॉट एजुकेटेड, अगर कोई एक इंडिविजुअल एजुकेटेड नहीं है तो सीधी सीधी बात है, उसको अच्छी सैलरी वाली जॉब नहीं मिलेगी, और जब उसको जॉब नहीं मिलेगी तो वो अनएम्प्लॉयड रहेगा, और अगर वो अनएम्प्लॉयड रहेगा या लो इनकम भी कमा रहा है तो भी वो पॉवर्टी में ही गिना जाएगा और उसकी कंडीशन पॉवर्टी वाली ही रहेगी। सो यहाँ पर द लैक ऑफ एजुकेशन इज़ अ रूट कॉज फॉर पॉवर्टी इन इंडिया। यहाँ पर द सिचुएशन इज़ लाइक पीपल आर एबल टू बेटर दिस सिचुएशन, मतलब लोग अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेटर कब कर पाएंगे, जब वो अच्छी तरीके से एजुकेशन ले पाएँ, व्हेन दे एजुकेट देमसेल्फ इन अ बेटर मैनर। ठीक है, इसीलिए तो ये कहा गया है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। सो एजुकेशन इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में एजुकेशन की इतनी परसेंटेज कम क्यों थी? अभी तो बढ़ रही है, लेकिन पहले क्यों थी? क्योंकि पहले हमारे पास सोर्स ऑफ एजुकेशन, यानी कि लोगों के पास जो फाइनेंशियल कंडीशन होनी चाहिए वैसी नहीं थी,
और एजुकेशन को उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, क्योंकि अवर चीफ ऑक्यूपेशन वाज एग्रीकल्चर, और एक फार्मर सोचता था कि उसके बेटे को भी फार्मर ही बनाए। कोई ऐसा नहीं सोचता था कि मैं अगर फार्मर हूँ तो मेरा बच्चा पढ़ लिख कर कोई अच्छे बड़ा आदमी बने या बड़ी कंपनी में काम करे या बड़ा बिजनेसमैन बने, क्योंकि लोगों की सोच उतनी वाइड नहीं थी और अपॉर्चुनिटीज़ भी उतने ज़्यादा नहीं थे। तो ये रीज़न है, किसी की फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं थी, किसी का फैमिली बैकग्राउंड की वजह से, या फिर उनको एक्सपोज़र ना मिलने की वजह से, या फिर किसी के पास उनके पेरेंट्स भी एजुकेटेड नहीं थे, जिसकी वजह से उनके बेटे को वो नहीं पढ़ा पाए। सो एक्स वाई जेड रीजंस वेर देयर दैट ऑल कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द कंडीशन ऑफ पॉवर्टी। तीसरा इम्पॉर्टेंट कॉज है पॉवर्टी का वॉरफेयर और कॉन्फ्लिक्ट। इसमें ये साफ साफ तरीके से हम समझ सकते हैं कि जब लड़ाई झगड़े होते हैं, जब कोई वॉर होता है दो कंट्रीज़ के बीच में, तो उसमें जीडीपी जो होती है कंट्री की, जिसको हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, जो डोमेस्टिकली अर्निंग मानी जाती है एक स्टेट की, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जब जीडीपी इफ़ेक्ट हो जाए तो सभी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, और जब चीज़ें महंगी हो जाएंगी तो हमको तो पता है कि इनकम जो बहुत सारे लोगों की हमारी देश में लो है, क्योंकि उनके पास एजुकेशन नहीं है, उनके पास स्किल नहीं है, उनके पास नॉलेज या टैलेंट नहीं है। तो यहाँ पर लो इनकम रहने की वजह से, चीज़ें महंगी हो जाने की वजह से यहाँ पर पॉवर्टी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर जब जब वॉरफेयर वाली सिचुएशन आएगी, ठीक है, तो हमको पॉवर्टी जैसी सिचुएशन हमेशा नज़र आएगी। तो यहाँ पर इसके साथ साथ क्या होगा, जो नए प्रोजेक्ट्स आएंगे हमारी कंट्री में, हमारी फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन इनकम को इंक्रीज़ करने के लिए, वो नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से कंट्री की इकोनॉमी को इफ़ेक्ट होगा और पॉवर्टी रिजल्ट होगी। पॉइंट नंबर 4 या रीज़न नंबर 4 जिसकी वजह से पॉवर्टी भारत देश में पाई जाती है, वो रीज़न है फूड और वाटर की स्केर्सिटी। यहाँ पर लोग इस तरह से फूड की स्केर्सिटी से परेशान रहते हैं कि उनको 3 टाइम खाने के लिए कोई खाना अवेलेबल नहीं होता। They are unable to find food and water resources in order to fulfill their needs of daily life. रोज़मर्रा के लिए जो उनको ज़रूरी होता है खाना और पीने के लिए पानी, वो भी सही तरीके से नहीं मिल पाता कोई कोई एरियाज़ में। तो यहाँ पर जो आदमी काम कर रहा है, हम और आप या जो भी काम कर रहे हैं, हमारा मेन एम ये है कि हमको फूड अच्छे से मिले, हमको क्लोथिंग अच्छे से पहन सकें हम, और हमारे सर के ऊपर छत अवेलेबल रहे। तो पहले तो टारगेट रहेगा बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ को अचीव करने का, फूड, क्लोथिंग और शेल्टर। एक बार वो अचीव हो जाएँ, फिर उसके बाद हम दूसरी बारे में सोचेंगे। हम सोचेंगे कि हमारे घर के बाहर कार हो, हमारे पास एक अच्छी-सी बाइक हो, हमारे 3 से 4 घर हो, वो आगे की सोच रहेगी। लेकिन पहले हर इंडिविजुअल यही सोचता है कि उसको फूड, क्लोथिंग और शेल्टर मिले। और यहाँ पर अगर हम हमारे कंट्री के थोड़े एरियाज़ या थोड़े डिस्ट्रिक्ट्स में देख लें, तो यहाँ पर हमको ये पिक्चर नज़र आएगी कि यहाँ पर जो सिचुएशन है वो इतनी ख़राब है कि यहाँ पर लोगों को 3 टाइम फूड अवेलेबल नहीं होगा, और सही तरीके से क्लोथिंग की फैसिलिटी वो नहीं ले पाएँगे, क्योंकि उनके पास जॉब नहीं है, और फिर घर भी नहीं होगा। 5th कॉज़ ऑफ पॉवर्टी है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत बड़ा रोल होता है एक कंट्री की इकोनॉमी को डेवलप्ड रखने में। क्योंकि अगर कोई, मान लो कंट्री में ये रोड्स की फैसिलिटी अगर अच्छी हो, ब्रिजेस प्रॉपर तरीके से बने हों, ट्रांसपोर्टेशन की पूरी फैसिलिटी हो, या फिर इंटरनेट अच्छी तरीके से आता हो, वहाँ पर प्रॉपर तरीके से इंटरनेट के टावर्स हों जहाँ पर सिग्नल्स अच्छी तरीके से कैच कर सकें,
तो इससे क्या होगा, जो वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है, जो अपकमिंग ट्रेंड या फिर ऑनगोइंग ट्रेंड जो चल रहा है दूसरे देशों में, उसके बारे में हम जान पाएंगे। तो जब हम वो जान पाएंगे तो हमारा जो कंसंट्रेशन रहेगा उसके लेवल पर हमारी कंट्री को लाने के ऊपर रहेगा। तो जब हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के बराबर काम करेंगे, उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर कर हम भी उनके कदम से कदम मिलाएंगे, तो उन्नति होगी। जब प्रोग्रेस होगी तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, और जब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली पावर्टी डिक्रीज होगी और हर जगह एम्प्लॉयमेंट वाला माहौल रहेगा, हर किसी को जॉब मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्टली नहीं बट इनडायरेक्टली प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। अगर हमको हमारी कंट्री या फिर कोई स्टेट को डेवलप करना हो तो सिर्फ एक ही बेस्ट मेथड है, वो है इनोवेशन। अगर हम नई चीज़ों का स्वागत करें, नई सोच का स्वागत करें और चीज़ों को नई तरीके से देखें और उनको बनाएं, तब ही हमारी कंट्री में इनोवेशन आ सकता है और पावर्टी पूरी तरीके से जाएगी। पॉइंट नंबर 6 या रीज़न नंबर 6 है लैक ऑफ गवर्नमेंट सपोर्ट। यहाँ पर जो सेक्शन ऑफ पीपल जिसको बेसिक एमिनिटीज़ ऑफ लाइफ नहीं मिलती, जिसको हम पुअर कहेंगे, जो पावर्टी में हैं, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं मिलेगा। ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से लोग पावर्टी में रहते हैं। हमें कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा हमको आए दिन न्यूज़ चैनल्स में दिखाया जाता है और ऐसा न्यूज़पेपर्स में भी हम पढ़ते हैं कि वोट मांगने के टाइम पर जो मिनिस्टर्स गांव में जाते हैं, जो एरियाज़ में जाकर वोट मांगते हैं, वही वक्त वो एरियाज़ में जाकर वोट लाने के बाद फिर वो एरिया में नेक्स्ट टाइम नहीं जाते, उनकी समस्या को नहीं जानते, उनकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए वो कुछ फंड से अमाउंट भी रिलीज़ नहीं करवाते। तो यहाँ पर सिचुएशन जो हमारी कंट्री की हो रही है, वो इस तरीके की है कि गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो अगर हम ये कहें कि इंडिया हैज़ अ टैगलाइन लाइक रिच इज़ बिकमिंग रिचर एंड पुअर इज़ बिकमिंग पुअरर, तो ये गलत नहीं होगा, जिसकी वजह से पावर्टी हमारे देश में देखी गई। पॉइंट नंबर 7 है हाई कॉस्ट। हाई कॉस्ट भी हमारे इंडिया में पावर्टी का एक डायरेक्ट रीज़न है, जिसकी वजह से पावर्टी बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। यहाँ पर जो सिचुएशंस हमारी कंट्री में आए दिन आते रहते हैं कि इन्फ्लेशन कभी-कभी ज़्यादा हो जाता है, चीज़ें रहते-रहते रातों रात उनके ऊपर प्राइसेस बढ़ जाती हैं, इकोनॉमी टाइट हो जाती है, और इन्फ्लेशन के साथ-साथ जैसे कि डीमोनेटाइज़ेशन जैसी कंडीशन है, जहाँ पर नोटबंदी में लोगों को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसके बाद जो चीज़ें हमको मिलने लगी वो कॉस्टली हो गई, या फिर रेनफॉल जिस तरीके से हुई, वो रेनफॉल में पूरे जितने भी फसल थी वो ख़राब होने की वजह से जो भी हम चीज़ें खरीदते हैं वो महंगी उपलब्ध होने लगी। उसके साथ-साथ हमको ये कोविड-19 पैंडेमिक जो सिचुएशन है, उसमें भी सब चीज़ बंद रहने की वजह से हर चीज़ महंगी हो गई। तो ऐसे सिचुएशंस भी आए दिन हमारी कंट्री में हमको देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ के ऊपर उसका दाम दुगना हो जाता है, उसका प्राइस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमको पावर्टी जैसी सिचुएशन को फेस करना पड़ता है। सो दिस इज़ द फेट ऑफ आवर कंट्री। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको 2015 और 16 के पावर्टी के परसेंटेजेस बताए थे कि कौन से स्टेट में कितना परसेंटेज ऑफ पावर्टी एग्जिस्टेंस में है, और कहा था कि वीडियो के एंड में मैं प्रेजेंट पावर्टी के परसेंटेजेस या नंबर्स बताऊंगा। तो ये आपके सामने नंबर्स हैं कि जैसा कि आप देख सकते हैं, फोर्ब्स मैगजीन्स के अकॉर्डिंग टू India lifted 271 million people out of poverty in a decade। मतलब पिछले 10 सालों में भारत ने जो काम किया कि 271 मिलियन लोगों को पावर्टी के बाहर से पावर्टी के
चुंगल से या उनके क्लचेस से उनको बाहर निकाला, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। और ये सिर्फ गवर्नमेंट का ही एफर्ट नहीं, प्राइवेट एसोसिएशंस, बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी इसमें शामिल हैं। लेकिन अभी भी हमको बहुत काम करना बाकी है। अभी भी हमको एकजुट होकर ये पॉवर्टी का जो हमारे ऊपर तांडव करता हुआ जो प्रॉब्लम है, उसको हमको हटाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम एकजुट होंगे तो हर चीज़ पॉसिबल होगी। इसीलिए कहा गया है, यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल। तो उम्मीद है कि पॉवर्टी पूरी तरीके से चली जाएगी। तो ये थे रीजंस और कॉजेस जिसकी वजह से भारत देश में गरीबी या पॉवर्टी बढ़ती दिखाई दे रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये आंसर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो एंड में कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और शेयर भी करो, ताकि इस तरीके के वीडियोज़ मैं आगे भी बनाता रहूँ। बाय बाय।